नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की परीक्षा के लिए आपका जो एक टॉपिक दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। इसकी थ्योरी क्लास हम लोगों ने कर ली थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशन आज वो करेंगे। इसमें 50 एमसीक्यूज़ 50 प्लस एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। पंचायती राज को लाया ही गया था ताकि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, उसे सुदृढ़ किया जा सके। यानी कि कोई एक गाँव है, इस गाँव में मुखिया को, उसके सदस्यों को, उस इस गाँव की आबादी को, इनको कुछ अधिकार दिए जा सकें। इनको शासन में इनको शासन करने के योग्य बनाया जा सके। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है पंचायती राज अधिनियम। ठीक है? तो ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यही सही हो जाएगा। ठीक है? हाँ, दूसरा देखो, ये कथन है और मैंने अगर आप हमारी सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको कथन करवा रखे हैं और उन कथनों में से भी एग्ज़ाम में प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? कौन-सा कथन किसका है? इस तरह से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन्स हैं, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन्स जो शुरू करूँगा, उसमें बहुत सारे कथन हैं। तो ये आपको ध्यान देना है इनको। ये कथन किसने बोले हैं? उस ऑरेटर का आपको नाम याद रखना है। या हम कहें कि जिस उच्च कोटि के व्यक्ति ने ये बोले हैं, उस व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, ठीक है? अब देखो ज़रा वाक्य क्या कह रहा है? अनुभव यह सिद्ध करता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएँगे। तो ये कथन किसका है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। अब यहाँ पर गिलक्राइस्ट तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये सही हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कथन आपसे पूछे किसका है, तो आप बताओगे ये कथन है गिलक्राइस्ट का, ठीक है? गिलक्राइस्ट के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी जो होते हैं, वो स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये वाक्य पूछा जा सकता है आपका किसका है, तो आंसर होगा गिलक्राइस्ट का। एक कथन है आपका, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इसको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये कथन किसका है? आपसे ये पूछा गया है। ये कथन है हिक्स महोदय का। हिक्स महोदय का, ठीक है? याद रखिएगा इनका भी नाम। इनका डायलॉग क्या है? इनका कथन है राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इसको संगठित करने के लिए एक सुगम मार्ग है। जो भी राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएँ होती हैं, वो परियोजनाएँ स्थानीय जो स्वशासन होता है, वो एक अच्छा माध्यम है ताकि सभी लोगों तक ये योजनाएँ पहुँच सकें। ठीक है? नेक्स्ट देखो, स्थानीय संस्थाएँ अधीनस्थ संस्थाएँ हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन किसका है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। गिलक्राइस्ट महोदय, स्थानीय संस्थाएँ अधीनस्थ संस्थाएँ हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनके कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। याद रखिएगा इस वाक्य को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक कथन है स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। स्थानीय शासन क्या है? एक बस्ती के लोगों का यानी एक जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने ही मामलों का स्वयं प्रबंधन है। मैंने आपको क्या बोला था? आपने अगर पंचायती राज का वीडियो देखा होगा, 2.5 से 3 घंटे का, उसमें मैंने कंप्लीट पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है। तो उसमें मैंने बताया था कि स्थानीय लोग होते हैं, इन स्थानीय लोगों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, ठीक है? और ये स्थानीय मुद्दे स्थानीय नेताओं के द्वारा सुलझाए जाते हैं और ये नेता किसे चुनते हैं? ये इन नेताओं को चुनते कौन है? स्थानीय लोग, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेताओं के द्वारा जो सुलझाए जाते हैं और इन स्थानीय नेताओं का स्थानीय निर्वाचन के द्वारा इनका सबका चुनाव होता है। तो ये सब क्या है? यही सब है स्थानीय स्वशासन। इन्हीं सब को ऐड करके स्थानीय स्वशासन की एक हम कहें धारा बनती है। तो कह सकते हैं इस कथन के बारे में, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ठीक है? और ये कथन किसका है? ये कथन आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा ये कथन है गोल्डिंग साहब का। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 महीने से पहले करा लिए जाएँगे। बिल्कुल सही। ठीक है? हाँ, 6 महीने से पहले-पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है? अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है, तो वही तो भी तो भी चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ये कथन गलत है। इस कथन में पता है क्या कह रहा है? इस कथन में ये कहना चाहता है
कि मान लो ये 5 साल का कार्यकाल है, ठीक? यहाँ से शुरू हुआ 0 वर्ष से और ये 5 साल तक जाना है। अब पंचायत का कार्यकाल यहाँ तक हो चुका है, अब बाद के 6 माह बचे हैं। तो कह रहा है कि 6 माह में अगर कोई यहाँ पर कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो ये जो बचे 6 महीने हैं, यहाँ पर ये तो शून्य हो गया। अब इन 6 महीनों के लिए किसी भी पंचायत का चुनाव कराया जाना आवश्यक है, तो ये गलत है। यहाँ चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं है, ठीक है? इतने समय के लिए, यानी लास्ट के 6 महीने के लिए। तो केवल और केवल एक कथन सही होगा, ठीक है? एक आर्टिकल है अनुच्छेद 243 का ई। ये क्या कहता है? 243 के ई में आप 3 बातें याद रखोगे। कौन-कौन सी बातें? पहला क्लॉज़, तीसरा क्लॉज़ और एक क्लॉज़ है चौथा क्लॉज़। दूसरे को आप छोड़ दो। आर्टिकल 243 के ई में 4 क्लॉज़ हैं। उन 4 क्लॉज़ में 3 क्लॉज़ आप याद रखो। पहला क्लॉज़ क्या कहता है? पहला क्लॉज़ कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया है, ठीक है? तीसरा क्लॉज़ कहता है कि पंचायतों के गठन के लिए चुनाव कराया जाएगा और विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर-अंदर। यानी कि जो नई पंचायत होगी, नई पंचायत के लिए चुनाव कराया जाना आवश्यक है। लेकिन कब? विघटन जैसे ही पुरानी पंचायत का होगा, उसके 6 माह के अंदर-अंदर। ये कहा गया है तीसरे में। चौथे में क्या कहा गया है? नई गठित पंचायत शेष अवधि तक ही रहेगी। जो नई गठित पंचायत है, वो शेष अवधि तक ही रहेगी, ठीक है? जैसे ये मान लो कोई पंचायत थी, ये 5 साल का कार्यकाल है पूरा का पूरा, ठीक? अब ये पंचायत यहाँ से शुरू हुई और इसने 3 साल तक काम किया। अब 2 साल अभी बचे हैं, तो यहाँ पर जो नई पंचायत गठित होगी ना इस जगह, ये आगे के 2 साल तक काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये नई पंचायत बनी है तो ये 3 साल पीछे से काम करेगी ना, तो वही कह रहा है। आर्टिकल 243 ई का सब क्लॉज़ 4 कह रहा है नई पंचायत शेष समय के लिए बनाई जाएगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर है 7वां 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध नहीं है? जो 11वीं अनुसूची है, 11th अनुसूची, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। किसके? पंचायती राज के। ठीक? इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज के। कौन-कौन से दिए गए हैं? जैसे अगर हम कल्याण की बात करें, कल्याण से संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे पहला परिवार कल्याण, ठीक है? ये मैंने कैटेगराइज़ करके आपको बताया है। आप वीडियो देखिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके। जैसे महिला और बाल विकास, बाल माने शिशु विकास यही दिया है। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक कल्याण, ठीक है? विकलांगों वगैरह के लिए। जैसे सार्वजनिक पीडीएस मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये कल्याण के लिए कुछ योजनाएँ चलाई जा रही हैं। तो इसमें महिला और शिशु विकास है 29 विषयों में। पशुपालन के लिए मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, कृषि से संबंधित 5 विषय। कृषि से संबंधित 5 विषय कौन-कौन से मैंने बताए थे? कृषि व कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, है ना? तो ये सारे विषय थे, पशुपालन और डेयरी डेयरी और एक था मत्स्य विभाग या हम कहें मत्स्य उद्योग। तो ये विषय थे कृषि से संबंधित, तो पशुपालन भी है 29 विषयों में। अग्नि सेवा नहीं है, लघु सिंचाई भी आ गया कृषि संबंधी विषयों में, ठीक है? तो ये नहीं है अग्नि सेवा आपका। तो वही आपसे पूछा है कि 29 विषयों में कौन-सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो अग्नि सेवा आपका नहीं है। तो ये 29 विषय आपको पता होने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आएँगे, ठीक है? तो आप जैसे भी करके 29 विषयों को बार-बार अभी से देखना शुरू करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ, ठीक है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज वनोपज ऐसे वन उपज का स्वामित्व होता है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन क्या ये कारण सही है कथन का? पढ़ो जरा इसको मिला के पढ़ो वाक्य। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये तो गलत है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। एक कथन आपको फिर याद रखना है। स्थानीय स्वशासन का ऐसा शासन है स्थानीय स्वशासन ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये कथन किसका है? याद रखिएगा ये कॉल साहब का है। जीडीएच कॉल, ठीक है? नेक्स्ट देखो।
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ये पूछा है आपसे। तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है सरपंच। अनुसूचित क्षेत्र है तो फिर अनुसूचित एसटी ही करेगा, अनुसूचित सदस्य, है ना? उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, यही करेगा। ठीक है? एससी एसटी के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता साहब की जो सिफारिशें थी, इसको रखा गया है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। जिला पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, नगर पंचायत ये नहीं है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में है। ठीक है? तो याद रखिएगा ये 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर कथन नंबर गलत लिखे हैं, ये तीसरा कर लो इसे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, किसने दिया है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है? ये पूछा है आपसे। तो ये दिया है बलवंत राय मेहता ने। ठीक, मैंने कई बार आपको बताया है, तो ये सारी चीजें आपको रट गई होंगी। बलवंत राय मेहता 1957 में समिति आई थी, जनवरी में आई थी और शायद नवंबर में इसने अपना सुझाव दिया था। और यही बलवंत राय मेहता समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की थी, है ना? 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी। बलवंत राय के अनुसार आप 2 बातें, बलवंत राय के अनुसार इन 3 स्तरों में कार्यकारी निकाय कौन-सा है? ये पूछा जा सकता है आपसे। और बलवंत राय के अनुसार सलाहकारी निकाय कौन-सा है? ठीक है? ये 2 प्रश्न याद रखो। कार्यकारी निकाय कौन-सा है? तो आप बताओगे पंचायत समिति। और अगर आपसे पूछा जाए सलाहकारी निकाय कौन-सा है? तो आप बताओगे जिला पंचायत। ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट देखो, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान है? तो ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना, पंचायत की सीटें या हम कहें जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में जो सीटें होती हैं उनको आरक्षित क्रम में भरा जाता है। जैसे अभी 5 साल के लिए महिला सीट है, फिर 5 साल के लिए सामान्य सीट होगी। आपके यहाँ भी आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि गाँव के लोग बातचीत किया करते हैं, यार इस बार तो हम लड़ ही नहीं पाएँगे। इस बार एससी सीट है ना? इस बार महिला सीट है, तो अपनी हाँ, वाइफ़ को मैंने खड़ा किया है, वगैरह-वगैरह इस तरह की बातें होती हैं आमतौर पर गाँव में जब चुनावी माहौल चल रहा होता है। आगे का 5 साल एससी के लिए आरक्षित है, आगे का 5 साल ओबीसी के लिए पता चला आरक्षित हो गया, है ना? तो इस तरह से ये चक्रानुक्रम में चलता रहता है और ये 5-5 साल के लिए चलता है। 5 साल के लिए एक कैटेगरी को आरक्षित की गई, 5 साल के लिए एक कैटेगरी को आरक्षित की गई। लेकिन कौन-सा वो राज्य है जहाँ 10-10 साल का चक्रानुक्रम चलता है? याद रखिएगा वो है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। ठीक, नेक्स्ट देखो, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ये कह रहा है आपसे। तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? चुनाव का प्रावधान है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक है? एक मैंने आपको अधिनियम बताया था, अधिनियम 1947 यानी कि हम कहें तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 ये मैंने आपको बताया था। इस अधिनियम की मैंने धारा बताई थी आपको, कौन-सी धारा थी? 12 का क। इस 12 के क में क्या है? इस 12 के क में है निर्वाचन की रीति। ये निर्वाचन की रीति क्या कहती है? कि जो गाँव में चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या फिर पंचायत सदस्य का चुनाव हो, इनके चुनाव गुप्त मत पत्र के द्वारा होते हैं। ये है पंचायत की रीति। इसको याद रखिएगा। निर्वाचन की रीति ये है। तो अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन की रीति किस धारा में है? धारा है 12 का क। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये कथन किसका है? ये कथन आप एक जगह लिखिए और बार-बार इनको रिवाइज़ करिए। ये कथन है जैक्सन महोदय का। जैक्सन महोदय। ठीक है? नेक्स्ट देखो, किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम 10-10 साल का है? तो मैंने बताया था आपको। कौन-सा है ये? तमिलनाडु। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में है मंडल परिषद। ठीक है?
असम में क्या है? कहाँ है असम? असम में है आंचलिक पंचायत, ये तीसरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में है पंचायत समिति, ये दूसरा हो जाएगा। और बचा है गुजरात में है तालुका पंचायत। तो ये याद रखिएगा। और इसकी अगर आपको लिस्ट पता करनी हो कि किस राज्य में कौन-कौन से हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? हल्का पंचायत, ठीक? मैं अगर बात करूँ कर्नाटक में क्या है? तो आपको जो तालुका पंचायत है, वो कर्नाटक में भी देखने को मिलती है। जैसे केरल की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर आपको प्रखंड पंचायत देखने को मिलती है, ठीक है? प्रखंड पंचायत, क्लियर है बात? तो इस तरह की अगर आपको लिस्ट देखनी हो, तो आप एम लक्ष्मीकांत को सजेस्ट मैं कर रहा हूँ। आप वहाँ से पंचायती राज को देख सकते हो। वहाँ पर इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये कथन एक और आ गया। इस कथन को भी याद रखना है। स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है, जो सरकारी या हम कहें जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रेडरिक महोदय का, कार्ल जे फ्रेडरिक, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टे पर दिए जाते हैं या खनन पट्टे आदि दिए जाते हैं? तो ये क्या होगा? ये होगा ग्राम सभा की सिफारिश पर। और पेशा अधिनियम मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है आपसे। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। पेशा है क्या? पेशा बोले तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। और ये पैसा कब आया था? तो याद रखिएगा, ये लागू कब हुआ था भारत में? 24 दिसंबर 1996 में। और किस समिति के द्वारा लागू हुआ था? तो आप बताओगे, हुरिया समिति। इस समिति को याद रखिएगा, याद ये पूछी जा सकती है, ठीक है? हाँ, और इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसने कहा था? ये कहा था लास्की महोदय ने। आंसर होगा लास्की, ठीक है? स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार की किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, याद रखिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा, हाँ लास्ट, ठीक है, सही बोला मैंने। नेक्स्ट देखो, स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये कथन किसका है? स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये कथन है ब्राइस महोदय का, लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक कथन और है, सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हैं, जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हैं, ठीक है? जैसे गाँव की कोई समस्या है, नाली की मान लो समस्या है, साफ-सफाई की, तो वो समस्याएँ कैसे निराकरण चाहती हैं? उनका निराकरण कोई एक स्थानीय लोग ही करे या स्थानीय व्यक्ति ही करे, और ये समस्याएँ उनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जो स्थानीय रूप से रहते हैं। वही इसमें कहना चाहता है वाक्य, कि सभी समस्याएँ केंद्रीय समस्याएँ नहीं होती हैं, इस प्रकार की समस्याएँ अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हैं। गाँव में रहने वाला व्यक्ति ही इन समस्याओं को समझ पाएगा, और गाँव में रहने वाला व्यक्ति ही इन समस्याओं से अन्य लोगों को निजात दिला पाएगा, ठीक है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है लास्की महोदय का। आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट देखो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, अल्प रोजगार वाले पुरुष और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार सृजन? नहीं, 73वां जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं था। हाँ, पंचायतों के विकास में रोजगार एक मुद्दा है। पंचायतों का जैसे-जैसे पंचायतें और सुदृढ़ होगी, रोजगार का स्तर भी ऊँचा होगा। लेकिन आप ये कहो कि 73वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य ही रोजगार था, तो गलत होगा। कृषि एवं मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य के लिए इच्छुक समर्थ व्यक्तियों को रोजगार सृजन, ये भी गलत होगा। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखें, ये भी यही सही है, तीसरा, ठीक है? हाँ, इसका हो जाएगा तीसरा सही। नेक्स्ट देखो, 83वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य या जातियों के लिए यह प्रावधान किया गया कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा? ये जो 83वां संविधान है, आओ इसे देख लेते हैं। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? ये सन 2000 में, ठीक है? वर्ष 2000 में। क्या कहता है ये? दरअसल ये कहता है कि एससी को आरक्षण नहीं मिलेगा।
अच्छा, कहाँ नहीं मिलेगा? प्रश्न ये है। ये नहीं मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब कारण क्या है? क्यों नहीं मिलेगा? कारण है क्योंकि एससी का अरुणाचल प्रदेश में अस्तित्व ही नहीं है। तो भाई जब आबादी ही वहां नहीं होगी आपकी, तो आप आरक्षण लेके वहां करोगे क्या? है ना? तो सन 2000 याद रखिए 83वां संविधान संशोधन हुआ, काहे? अरुणाचल प्रदेश में एससी को आरक्षण देने से प्रतिबंध लगाया गया था। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विज्ञान, ये कथन फिर आ गया। विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है टैपियावेली का। डी टाक्यावेली। ठीक। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके समर्थक थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी इसके समर्थक थे। ठीक है। राजीव गांधी का दरअसल कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। राजीव गांधी ऐसा मानते थे। तो महिलाओं और दुर्बल वर्गों का प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? ये थे राजीव गांधी। नेक्स्ट देखो, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यानी 30% से भी अधिक आरक्षण, ये किस संविधान संशोधन में किया गया? तो यही है, पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया गया था। आज ऐसी स्थिति है कि कुछ राज्यों में, लगभग भारत में ऐसे 21 राज्यों की संख्या है, तो वहां पे 50% आरक्षण दिया जा चुका है ना? 30% से कम आप आरक्षण, सॉरी 33% से कम आप आरक्षण नहीं दे सकते हो, यानी कि 1/3 से आप कम आरक्षण महिलाओं को नहीं दे सकते हो। हाँ, आप स्पेशल प्रोविजन करके उनके आरक्षण की सीमा बढ़ा सकते हो। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। एक्ट 1947 में महिला आरक्षण की बात किस धारा में वर्णित है? बताइए। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा प्रधान पद के लिए, तो इसका वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30। 73वां संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं? ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध। फिर से पढ़ो। 73वां जो संविधान संशोधन है, इसकी विशेषताएं क्या है? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों में स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी सही है। और संविधान की 11वीं अनुसूची की पुनः स्थापना करना, जिसमें कि पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए हैं। तो ये सारे कथन आपके सही हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 31वां देखो, 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अब इसमें आपको दो बातें और याद रखनी है। सपोज करो ये अगर भारत है, तो भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, और यहाँ से आपका एक राज्य उठेगा, ये वाला, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखेगा, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पर एक राज्य है। ये राज्य है राजस्थान। ठीक। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बीच में एक राज्य है, ये राज्य रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? अगर आपसे पूछे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ये सबसे पहले लागू हुआ कहाँ पर? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। यानी कि अधिनियम जब बन चुका था, तो उसे किसने लागू किया? मध्य प्रदेश ने। और जब बलवंत राय मेहता साहब ने सिफारिश दी थी कि पंचायती राज को लागू करो, तो ऐसी स्थिति में प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज, यहाँ पे है बलवंत राय मेहता की सिफारिशें सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर कहाँ लागू हुई? ये लागू हुई आंध्र प्रदेश में। और पूरी तरह से कहाँ लागू हुई? यही बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिशें, या हम कहें पंचायती राज पूर्णतः कहाँ लागू हुआ? पूर्णतः लागू कहाँ हुआ? तो ये सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। तो सबसे पहले पंचायती राज को राजस्थान में लागू किया गया। प्रायोगिक तौर पर पूछे तो आंध्र प्रदेश होगा। और जो ये 73वां अधिनियम बन चुका था, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो,
73वां संविधान संशोधन के द्वारा किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है? ग्राम सभा का गठन, ठीक है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होना, ठीक है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करना, ये भी सही है। और ये जो 4 दिया है, ये चौथा कथन है, ठीक है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना, ये भी सही है। चौथा कथन भी आपका सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 32 नंबर में क्लियर है, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें पंचायतों की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये गलत है। ये जो शहरी स्थानीय सरकार है, ये है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब लागू हुआ था? याद रखिएगा, 1 जून 1993। और ये कब लागू हुआ था? आप बताओगे, 24 अप्रैल 1993। दोनों की तारीखें याद रखो। 74वां कब लागू हुआ था और 73वां कब लागू हुआ था? 74वां हुआ था 1 जून 1993 को और 73वां हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला सही हो जाएगा आपका, है ना? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल ये कब जोड़ा गया? तीसरा तल कब जोड़ा गया? ये तीसरे तल की बात जो कर रहा है, ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 1993 की। और 1993, चूँकि 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था और 1993 में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था। तो ये 1993 की बात कर रहा है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तीसरा तल यानी कि पंचायती राज, ठीक है, और नगर पालिका, इनकी बात हो रही है। तो ये 1993 में जोड़े गए थे, ठीक है, चूँकि लागू हुए थे 1993 में। नेक्स्ट देखो, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, है ना? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और मैंने उस समय बताया था ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आप देख सकते हो। नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये पूछा है आपसे। तो ये जो आर्टिकल 243 का याद दिया गया है ना, इसमें क्या है? इसमें है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। याद रखिएगा, 243 के दाम में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं की संरचना, ठीक। अच्छा, 243 के माह में क्या दिया गया है? वित्त आयोग, ठीक। 243 के फा में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सदस्यता से निरर्हता या सदस्यता के लिए अयोग्यता, ठीक है। तो ये कुछ आपके आर्टिकल्स हैं जिनमें क्या-क्या दिया गया है, आपको वो पता करना है और वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, इसमें मैंने आंसर नहीं बताया आपको। नगर पालिकाओं की संरचना कहाँ पे है? तो ये है संरचना 243 का दा, यही सही होगा। ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है? पंचायत क्षेत्र के लोग? ना। जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग? ना। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यही है ग्राम सभा, ठीक है। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का तीसरा। अच्छा, ग्राम सभा का वर्णन 1947 के अधिनियम में कहाँ पर है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आए, आप तुरंत रिवीजन किया करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो 1947 का दो आप धाराएं याद रखो। दो धाराएं कौन कौन सी? एक तो है धारा 2 का छा और एक है धारा 3, ठीक। धारा 2 के छा में क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा। और धारा 3 में क्या है? 1947 के अधिनियम में धारा 3 में क्या है? ग्राम सभा की स्थापना, ठीक है। तो आपसे अगर स्थापना पूछे कहाँ है? 3 में है। और परिभाषा पूछे कहाँ पर है? तो छा में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जैसे ही आए, आप तुरंत इनको रिवीजन करो। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, वहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
आप सोच रहे होगे वही बातें मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ? वही बातें मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे इस इन धाराओं का मैंने आपको रिवीजन कई बार कराया होगा और अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो फिर आपको ये सारी बातें याद भी हो गई होंगी अब। तो बार-बार रिवीजन कराने का मेरा एक ही मकसद है, सिलेबस उतना ही है, उसी को बार-बार पढ़ना है, बस। सिलेबस कहीं से और एक्स्ट्रा नहीं है, आपको जितना सिलेबस बीपीओ में दे दिया गया है, उसी सिलेबस को आपको बार-बार पढ़ना है। जो वीडियोज़ पढ़े उनको बार-बार देखना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करो तो वहाँ पर किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की स्थिति हो ही ना, है ना? आप देखो ऑप्शन, प्रश्न देखो, आंसर ऑप्शन देखो, उन ऑप्शंस में एक आंसर आपको नज़र आना चाहिए स्पष्ट बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आरक्षण कहाँ पे है? 243 के घ या 243 का डी, यहीं पर आरक्षण है। माँ में क्या है? 243 का म, यहाँ पर है वित्त आयोग। ये आरक्षण, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और वित्त आयोग कहाँ पर है? 243 के माँ में। वित्त आयोग काहे का? पंचायतों के या नगर पालिका का? तो नगर पालिका का। ठीक। 243 के याछा में क्या है? याछा में है निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में जो न्यायालय है, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है? अगर पंचायतों का या नगर पालिकाओं का निर्वाचन हो रहा है, तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक। 243 का ता देख लेते हैं। इसमें क्या है? 243 का ता में है परिभाषाएँ। परिभाषाएँ किसकी? नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका से संबंधित। ठीक है? नेक्स्ट देखो, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन से वर्णित हैं? 1 मिनट, क्वेश्चन फिर से समझो। पंचायतों के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य, ये कहाँ पर हैं? ये जो कार्य बोला है ना, ये 29 विषयों की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर है? ये है 11वीं अनुसूची में। इसमें है 29 विषय और 12वीं अनुसूची जो है वो काहे की बात करती है? वो नगर पालिका की बात करती है। और यहाँ पर कितने विषय हैं? यहाँ पर 18 विषय हैं। है ना? इस तरह की बातें आपने याद कर ली होंगी अब तो। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित हैं? 29। 1 मिनट फिर से पढ़ लो। 11वीं अनुसूची है, पंचायतों के लिए विषय है, तो हाँ, ठीक है, 29 है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? ये याद रखिएगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 विषय कहाँ पे हैं पंचायती राज के? 11वीं अनुसूची। ठीक। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो आप बताओगे 243 का जी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है? एफ में क्या है? एफ में मतलब फेल। फेल का मतलब है सदस्यता से अयोग्यता। जो पंचायती राज मेंबर्स हैं, उनकी अयोग्यता क्या है? वो कैसे फेल होंगे सदस्य बनने से? इसमें वर्णन है। ई फॉर क्या है? ई फॉर है ईयर। ईयर, ईयर मतलब साल। तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? चुनाव हो जाए, अ, कोई एक पंचायत भंग हो जाए और इसके बाद कितने समय के अंतराल में उसका चुनाव हो जाना चाहिए नई पंचायत के लिए? नई पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा? सबके बारे में 243 के ई में दिया गया है। एच में क्या है? एच में है हाई टैक्स, यानी कि पंचायतों की करारोपण करने की शक्ति, यहाँ पर दिया गया है एच में। ठीक है? तो ये सारे के सारे आप हाँ, याद रखिएगा और रिवीजन करिएगा समय-समय पे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? किस वर्ष प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992, मतलब बिल आया था, फिर ये 1993 में अधिनियम बना था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कौन सा साल है? 1992। तो याद रखिएगा, ये पंचायती राज की बात करता है और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वो बात करता है नगर पालिका। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वो किससे संबंधित है? 73वां है पंचायती राज से, तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज। और 74वां पूछ दे तो नगर पालिका से, तो ये सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, भाग 9 का नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात करता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात करता है? आंसर आप बताओगे 243 का वाई। ये बात करता है वित्त आयोग के गठन की। 243 का जेड ए क्या है? जेड ए है नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं का चुनाव। ठीक, ये चुनाव की बात करता है।
243 का जेड किसकी बात करता है? नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं का लेखा अंकेक्षण इसकी बात करता है। 243 के डब्ल्यू किसकी बात करता है? ये बात करता है नगर पालिकाओं की शक्तियों प्राधिकार और दायित्व की। ठीक। तो याद रखिएगा 243 का डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्तियों की बात करता है। 243 का जेड ये नगर पालिकाओं के लेखांकेक्षण की बात करता है। और 243 का वाई वित्त आयोग की बात करता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 243 का वाई हो जाएगा, यही वाला। क्योंकि यहाँ पर आपसे वित्त आयोग के बारे में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये संशोधन जब हुए उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि जब ये 73-74 संविधान संशोधन अधिनियम बने थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दे रहा हूं, आई होप आप इसका मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, ये राष्ट्रपति थे। दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ये दूसरे राष्ट्रपति थे, ये दूसरा ऑप्शन है आपका। तीसरा के आर नारायण, ये राष्ट्रपति थे। या फिर चौथा है बी डी जत्ती, ये राष्ट्रपति थे। कौन इनमें से राष्ट्रपति था जिसने 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। विवेकाधीन उपबंध में कौन शामिल नहीं है? अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने न देने की व्यवस्था। हाँ, ये विवेकाधीन है। ओबीसी को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए तो ये तो विवेकाधीन है ना? विवेक पर आधारित है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण उससे अधिक करने की शक्ति, जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण है उससे अधिक आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए, ये भी विवेकाधीन है। नगर पालिकाओं के लेखे व उसकी संपरीक्षा की रीति तय करना, ये भी विवेकाधीन है, ये भी सही है। जो चौथा ऑप्शन आपको दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता, ये विवेकाधीन नहीं है। इसका वर्णन आपको संविधान में मिलेगा। तो ये गठन करना संवैधानिक स्थिति है, विवेकाधीन नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकती हैं कि आज गठन किया, 5 साल के बाद उसने गठन करना बंद कर दिया ना। इसका वर्णन संविधान में है। तो ध्यान रखिएगा। रीति बनाना तो ये खुद विधानमंडल को दिया गया है कि वो अपने अनुसार कर सकते हैं। आरक्षण ओबीसी को देने की व्यवस्था राज्य पर छोड़ दी गई है ना? लेकिन इसका वर्णन राज्य पर नहीं छोड़ा गया है। इसकी स्थापना करना ये संवैधानिक दायित्व है राज्य का। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। यही आंसर होगा, सबको पता होगा। पंचायती राज को किसके अनुसार गठित किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहां तक क्लियर हुआ बात? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा पहले। 48 देखो, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाए। जो पंचायतें हैं उसके 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है, उसके नीचे क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होती है, उसके नीचे ग्राम पंचायत होती है। ठीक। यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती स्तर है, कितनी आबादी होनी चाहिए कि मध्यवर्ती स्तर का गठन हो? याद रखिएगा, 20 लाख की आबादी अगर किसी राज्य की नहीं है तो फिर वो बाध्य उसको नहीं किया जाएगा कि आप ही 3 स्तर की पंचायतें गठित करो। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा 20 लाख। यानी स्टेट की आबादी 20 लाख हो तो वहां 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है? 20 लाख से कम है तो फिर उसको उसकी मंशा अगर होगी, या हम कहें वो अपने आधार पर भी 2 स्तरों का गठन कर सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण संबंधी सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित रखे गए हैं। हाँ, ये सही है। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई। हाँ, ये भी सही। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है? 1/3 तो पद रखे ही गए हैं, ये तो आरक्षण दिया ही गया है। लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा आरक्षण देना है, जैसे 50% कुछ राज्यों ने आरक्षण दिया हुआ है, तो फिर आपको 1/3 से ज्यादा देना है तो फिर विधानमंडल की बात सुनो। ठीक है? ये शक्ति विधानमंडल को दी गई है।
तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना गया है? इसमें महिला वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है ना, उसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। फिर से समझो, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना गया है? महिलाओं को। जो महिलाओं को समय-समय पर आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, 50% तक किया जा रहा है, इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया है कि महिला वर्गों का इसमें उन्नयन होगा, उत्थान होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? किसकी स्थापना की जाती है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर? यह है ग्राम पंचायत। इसमें जो सदस्य हैं, इनका भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जो प्रधान है या जो अध्यक्ष है, इसका भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज विषय किसका है? ये है राज्य सूची का, और इसी वजह से पंचायती राज में कोई भी परिवर्तन करना हो, किसी भी प्रकार का के नियम बनाने हो, उपबंध बनाने हो, ये सारे के सारे जो काम करने का अधिकार है, वो है राज्य सरकार का। यानी पंचायती राज से संबंधित कानून कौन बना सकता है? राज्य सूची के अंतर्गत है तो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय एक स्तरीय संरचना नहीं, एक स्तरीय कहाँ है पंचायती राज में? 3 स्तर हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। यानी कि 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो यहाँ तो एक ही स्तर दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ग्राम और खंड स्तर पर 2 स्तरीय संरचना, ये भी गलत है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना, यही सही है। ठीक है? ग्राम, खंड और जिला और स्थानीय स्तर पर चतुर्थ स्तरीय, ये भी गलत हो गया। ठीक? नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? कौन से राज्य हैं जहां पर लागू नहीं होती है? जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर लागू नहीं होती है। दरअसल ये लागू नहीं होती है, आप जब भारत को देखोगे, तो ये जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ का एक क्षेत्र है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी ये लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अस्तित्व में है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, है ना? तो दार्जिलिंग में भी ये लागू व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 243 का ZJ याद रखिएगा। ZJ क्या कहता है? सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया, और अधिकतम संख्या इसमें कहा गया है 21। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या पर किया जाता है। वार्ड समितियां एक आर्टिकल है, ये भी आप याद रखो। 243 का धा। ठीक? धा से धनुष। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वार्ड समितियों का गठन या संरचना कहाँ पर वर्णित है, तो आप बताओगे 243 का था में। ठीक है? तो ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक इतिहास में 50 प्लस क्वेश्चंस का एमसीक्यू सीरीज है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।